नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं सिंधु का जल। ये जो कविता है, कविता क्रमांक 4, तो अशोक चक्रधर इनकी ये कविता है। इस कविता का पहले हम भावार्थ देखेंगे और उसके बाद स्वाध्याय। तो भावार्थ की इस कविता की पंक्तियां देखें। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। इसका अर्थ है सिंधु नदी का जल हमसे कह रहा है, मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। मैं निरंतर गतिशील रहता हूँ। मैं आपके जीवन की पहचान हूँ। मैं एक गीली हलचल हूँ, यानी मुझ में भी आपके भांति संवेदनाएं हैं। मेरे स्वर में कलकल है। मैं सिंधु नदी का जल हूँ। आप जानते हैं कि सिंधु नदी भारत की एक पुरातन नदी है और धरती पर जब सभ्यताओं का जन्म होने लगा था, उसकी साक्षी बिंदु सिंधु नदी रही है। इसलिए मैं सिंधु नदी का जल होने के कारण धरती पर निर्माण हुए सभ्यताओं का आदि बिंदु हूँ। आगे की पंक्तियां देखें। मेरे ही किनारे पर मेरे ही किनारे पर संस्कृतियां ने सांस ली। मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। गति कभी बंद ना हुई मेरी। गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। सिंधु नदी का जल होने के कारण मैं निरंतर प्रवाहमान हूँ। मेरे ही किनारे पर कई संस्कृतियां निर्माण हुई है। मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए हैं, यानी संस्कृतियों की निर्मित होने के पश्चात लोगों ने मानवता को अपना ध्येय बनाया था और मेरे ही तटों पर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना सीख लिया था। मेरी गति कभी भी कम नहीं हुई है। मेरी गति में चंचलता है, आगे ही आगे बढ़ने की होड़ में। फिर भी मेरी भावनाएं अचल है। एक ही जगह पर स्थिर हूँ। आखिर में सिंधु नदी का पवित्र जल हूँ। आगे की पंक्तियां देखें। तो यहाँ पे है, मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उसका मजहब, उसका धर्म। मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। वो लहरें जो सहसा उछलती है सदा जिंदगी की और मचलती है। मेरे पास आकर नहाने वाले मुसाफिर में मैं उसकी जाति, मजहब या धर्म के बारे में नहीं पूछता हूँ। कोई भी मेरे पास बरोक टोक आकर नहा सकता है, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। और जीवन की इस मर्म से मैं भली भांति परिचित हूँ। ये सिंधु नदी में अचानक उत्पन्न होने वाले लहरें सदा उछलती रहती है, मानो वह नित्य जीवन की ओर बढ़ने का प्रयास करती रहती है। आगे देखें। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन। मैल हटाने से पहले मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुसलमान है या हिंदू है। मैं तो सबका हूं और जी भर के पिए। छोटी छोटी संस्कृतियां, नदियां दौड़ी दौड़ी आती है। मुझ में सभ्यताएं समाती है, घुल मिल जाती है। मेरे पास प्यास बुझाने हेतु आने वाले मुसाफिर है से मैं नहीं पूछता कि वह मेरा दोस्त है या दुश्मन। किसी को अपने शरीर का मैल हटाने अर्थात नहाने से पहले मैं उसे नहीं पूछता कि वह हिंदू है या मुस्लिम। यानी भले ही उस इंसान के मन में दूसरों के प्रति द्वेष भाव हो, फिर भी मैं उसे अपना पानी पिलाता हूँ। मैं तो सभी के लिए हूँ और जो जितना चाहे भी जी भर के मेरा जल पिए। मैं विशाल नदी हूँ और मुझ में कई छोटी छोटी संस्कृतियां, नदियां आकर समा जाती है, मानो वे अपने साथ अपनी सभ्यताएं लेकर आती है और मुझ में समा जाती है, यानी मैं अपनी सभ्यताओं से परिचित हो जाता हूँ। आगे की पंक्तियां देखें। लेकिन क्या बताऊं और कैसे कहूँ, कभी कभी बहता हुआ आता हूँ लहू, जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, गूंजती है टापे, गरजती है तोपे, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रणबांकुर बाके। और शहीद होते हैं रन बाकुर बाके में नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के।
मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के है कि वहां के। मैं तो सबके घाव धोता हूँ, विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही हो रोता हूँ। सिंधु नदी का पावन जल होने के बावजूद भी मैं हृदय से दुखी हूँ। मेरे घाटों पर रक्तपात होता है, लोगों का लहू बहता हुआ आता है। लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते, तलवारें खनकने लगती है, तोपें गरजने लगती है, घोड़ों के टापे की आवाज गूंजने लगती है, भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, कई वीर शहीद हो जाते हैं। उस वक्त घायल हुए बहादुरों से मैं नहीं पूछता कि वे कौन सा प्रांत से हैं। वे किसी भी प्रांत से हो, मुझे इसमें कुछ सरोकार नहीं होता। मैं तो उनके घाव दूर करने के लिए तत्पर हो जाता हूँ और अपने पानी से मैं उनके घाव धोता हूँ। वह मैं ही हूँ जो विधवा के दुख दर्द ही जानता हूँ। वास्तव में मैं ही उसके आंखों में आंसू बहकर रोता रहता हूँ, यानी उसके दुख की अनुभूति को मैं अपने हृदय में महसूस करता हूँ। आगे की लाइन देखें। ऐसे बहु या वैसे प्यारे मनुष्य बताओ कैसे। मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता हिंदू हूँ। मैं सिंधु का जल हूँ, निरंतर बहना मेरा कार्य है। लेकिन अब मैं कैसे बहू, ऐसे या वैसे, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। हे मनुष्य, तुम तो समझदार हो, इसलिए तुम ही मुझे बताओ कि मैं कैसे बहू। आखिर मैं सिंधु में जल की बूंद हूँ और एक एक बूंद से ही सिंधु तैयार हो गई है। मैं हमेशा लहराता रहता हूँ, मुझ में चंद्र का जो प्रतिबिंब गिरता है, मेरे लहराने से कारण मेरे लहराने के कारण वह भी लहराता रहता है और झिलमिलाता रहता है, मानो मैं ही लहराते बिंबों में चमकता हुआ चंद्रमा हूँ। यहाँ पे जो दिया है कि नदी के जल का उपयोग किन कामों में किया जाता है, ये बताने के लिए कविता है। नदी की जो वर्तमान स्थिति है और सुधार के उपाय पर इस कविता में चर्चा की है कि नदी का उगम स्थल का नाम क्या है और परिवेश की नदी का नाम पूछा गया है। चलो हम स्वाध्याय देखेंगे अभी पाठ के आंगन में। आकृति पूर्ण कीजिए, सूचना के अनुसार कृति या पूर्ण कीजिए। तो आकृति है प्राकृतिक जल स्रोत, आपको यहाँ पे पूछा गया है येलो कलर की और ब्लू कलर की, ऐसे दो पट्टियां दी है। तो एक में है तालाब, दूसरे में है झील, ये प्रकृति का जल स्रोत है। तो आगे है तालाब, झरना, झील, ये नदी है। ठीक है। आगे का प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पावन जल स्नान करने वाली से नहीं पूछता, उनकी जात नहीं, उनका धर्म नहीं, उनकी मजहब नहीं। आगे का प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे प्रश्न है, नदी का नाम दिया है, उदक स्थल दिया है, राज्य दिया है, बांध का नाम दिया है। तो यहाँ पे है गंगा नदी, उनका उगम स्रोत है गंगोत्री, राज्य है उत्तराखंड, बांध का नाम है फरक्का बांध बैराज। नर्मदा ये विंध्याचल में है, अमरकंटक में इसका स्थल है। राज्य है मध्य प्रदेश, बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। गोदावरी ये त्र्यंबकेश्वर में है उगम स्थल और राज्य है महाराष्ट्र, बांध का नाम है जयकवाड़ी। आगे का प्रश्न देखें। पाठ के पाठ से ढूंढकर लिखिए। तो संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द पूछे गए हैं। प्रवाहमान ये पहचान, हलचल, कलकल, धर्म, मर्म, चंचल, अचल, उछलती, मचलती, धोता, रोता, बिंदु, सिंधु। आगे का प्रश्न है उसमें से कि भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है अली भौरा, अली सखी, ये दोनों अर्थ एक ही है, रस्व और दीर्घ सिर्फ मात्राओं का फर्क है। और दिशा होती है और ये तथा। कुछ कुल यानी वंश होता है, कुल की दूसरी मात्रा आई है यानी किनारा। इत्र यानी अत्तर बोलते हैं मराठी में, इत्र यानी सुगंध, इतर यानी दूसरा, प्रमाण यानी साक्ष्य, परिमाण यानी मात्रा, चरण चरम यानी अंतिम, चर्म यानी चमड़ा, समान यानी बराबर, सामान यानी वस्तु, भवन घर, भुवन
संसार, देव देवता, दैव भाग्य, दीन गरीब, दीन दिवस। इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उनका उच्चारण एक ही है, लेकिन सिर्फ मात्राओं का फर्क है। उपकार भलाई, अपकार बुराई। भाषा बिंदु देखें। भाषा बिंदु में प्रेरणार्थ क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता है, तो हटाना ये बच्चों को माँ के पास से हटाया गया, ऐसा उसका अर्थ है। तो महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलवाया जाता है। कहलवाया यानी उस बड़े दुर्घटना का संदेश रेडियो से कहलवाया गया। ऐसे प्रेरणार्थक जो क्रिया है, उनका रूप आपको पहचान कर उन पर वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट है सहायक क्रिया पहचाने। हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। तो यहाँ पे लगे ये सहायक क्रिया होती है, तो इसको लगना ये उसका सही मायने में आता है सहायक क्रिया। कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। देता है यानी देना। है आया तो नहीं होता है, वहां पे उसके आगे का जो शब्द होता है उस पर सहायक क्रिया कहा जाता है। ये आपको नहीं समझ में आए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेजी है, आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे होना, पढ़ना, रहना, करना। होना, आपने तो ताजमहल देखा होगा। पढ़ना, आखिरकार मुझे आपका सहारा लेना पड़ा। रहना, वह डर से बहुत बहुत हो गया है, ये बहुत होता है, बहुत रो रहा था। करना, अच्छे अंक लाना है तो मेहनत करो, करो करना, रहना, पढ़ा पढ़ना। ठीक है, आपको आज का जो स्वाध्याय है अच्छे से समझ में आए होंगे। आपकी नोटबुक निकाले और ये सिंधु का जल इसका भावार्थ लिखकर और स्वाध्याय लिखे। ठीक है, धन्यवाद।